लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि करंट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हमने डिस्कस किया था ईएमएफ क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था ईएमएफ क्या होता है। उसके बाद में आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 2 में, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 9 का मॉड्यूल 2 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं रेजिस्टेंस बताऊं इससे पहले मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं कि एक वायर है आपके पास, इस वायर में अगर आपने यहाँ पे दिया 2 एम्पियर करंट और आप चाहते हो कि मैं इस दूसरे सिरे पे मुझे करंट कितना मिलेगा, इसको मेजर करते हो जब आप, तो ये कभी भी आपको 2 एम्पियर तो नहीं मिलेगा, ये आपको मिल सकता है 1.9 एम्पियर, मिल सकता है आपको 1.8 एम्पियर, पर ये 2 नहीं मिलेगा, ये हमेशा 2 से कम होगा। तो ये कम क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ वायर का रेजिस्टेंस। हमने ये लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल में होता है और रेजिस्टेंस की वजह से करंट कम होता है या उसको अपोज करता है। तो अगर मैं बात करूं सिंपली कि इसका डेफिनेशन क्या है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इट इज द मेजर ऑफ अपोजिशन टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब ये अपोज करता है करंट को जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में या किसी भी वायर में फ्लो होता है। आपको पता होगा हालांकि ये रेजिस्टेंस क्यों होता है किसी भी मटेरियल में, और अगर आपको नहीं पता तो मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि किसी भी मटेरियल में ये रेजिस्टेंस आता कैसे है और क्यों करंट को वो रोकता है। तो अगर मैं इसी वायर को अगर मैं आपको थोड़ा सा एनलार्ज करके इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो इसके अंदर सपोज आपके पास इसके अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। क्या क्या दिखेगा ये मैं बता देता हूं। इसके अंदर आपके पास होगा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, यहाँ पे हर जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं इसमें लगा दूं बैटरी, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज माइनस चार्ज, तो ये अट्रैक्ट होगा प्लस चार्ज की तरफ। तो सब इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, इस तरफ, बराबर। ओके, अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में सिर्फ वो अकेले तो है नहीं, वो एक और चीज इसमें होती है जो कि होता है एटम। क्योंकि अब ये एटम क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्यों उनके दोनों साथ में, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, एटम से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब बोलोगे सर कैसे, नहीं समझ में आया, तो मैं बता देता हूं कि आपके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, मतलब उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। जैसे पहले में होता है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 3 पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है और तीसरे में भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बोलो या एटॉमिक नंबर बोलो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया सोडियम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अब अगर मैं इस एटम को अगर मैं एनर्जी दूं, तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, अगर मैं इसको एनर्जी देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करते हैं और अपने हायर ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। जैसे ये पहला, अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे में पहुंच जाएगा, दूसरा ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे में पहुंच जाएगा, तो ये जो तीसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, चौथा तो है नहीं, तो दिस इलेक्ट्रॉन बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और ये कंडक्टर में कहीं पे भी जा सकता है। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि इसमें एक और चीज है जो कि है एटम, राइट। तो ये जो मैं पिंक से दिखा रहा हूं ये एटम्स हैं। अब होता है यूं है कि ये जो एटम्स है ये हमेशा वाइब्रेट करते होते हैं। ये वाइब्रेट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, जो रूम टेम्परेचर की एनर्जी है उसके वजह से। ये रूम टेम्परेचर इस एटम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि जो सबसे छोटा जो टेम्परेचर होता है जिसमें एटम्स वाइब्रेट नहीं करते वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। मैं पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहा, यहाँ पे पॉइंट भी होगा पर आप सिर्फ इतना याद रखिए, -273 इज अ लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका या एटम आपका वाइब्रेट नहीं करेगा।
तो देखिए आपका तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे रूम का टेम्परेचर में भी अभी 30 होगा या 28 होगा या 27 होगा, या अगर आप एसी भी चालू कर रहे हो तो भी 18 से 17 होगा। तो ये 18 और ये माइनस, सोच लीजिए आप कितना डिफरेंस है। -100 भी नहीं है, -50 भी नहीं है, ये 0 भी नहीं है, ये 18 है। तो इस एटम को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है जिससे ये वाइब्रेट कर रहा है। अब क्या होगा, जब ये ऊपर नीचे वाइब्रेट होता होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकरा जाएगा। टकराने से हो जाएगा यूं कि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी वो कम हो जाएगी, वो रुक जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाने के लिए अगर उसको 1 सेकेंड लग रहा था, तो अब उसको लगेगा कम से कम 2 से 3 सेकेंड, क्योंकि ये हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। अगर हम भाग रहे हैं, अचानक से कोई हमारे रास्ते में आ जाए तो हम रुक जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, मतलब इसमें टाइम लग जाएगा। और यहीं पे सब फंडा है, क्योंकि व्हाट इज करंट, करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अगर मेरा टाइम बढ़ गया तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, राइट। और यही चीज कहलाती है रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस क्यों आता है किसी भी मटेरियल में? बिकॉज ऑफ कोलिशन, कोलिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। जितना ज्यादा कोलिशन होगा उतना ज्यादा टाइम बढ़ेगा और उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो आप किसी भी मटेरियल की जब बात करते हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो पेन हो, बुक हो, या किसी भी मेटल की बात करो, वो सब में दो चीज़ें होती हैं। दैट इज एटम होता है उसमें और इलेक्ट्रॉन होता है, उनके बीच में कोलिशन होता है। और इसीलिए हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। जिसमें कोलिशन कम होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें कोलिशन ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है? ये रेजिस्टेंस आपके करंट को फ्लो कर देता है, फ्लो करंट के फ्लो को अपोज कर देता है। देख सकते हो आप कैसे अंदर जो हो रहा है कोलिशन, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन टाइम पे नहीं जा पा रहा है और टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने से आपका स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा लगेगा और आपका करंट कम हो जाएगा। तो इसके अंदर से आपको ये समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस कैसे अराइज होता है और ये क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को रोकने के लिए। तो देखो यहाँ पे वही लिखा गया है, इट इज मेजर्स द अपोजिशन टू द करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब रेजिस्टेंस है तो करंट आपका कम हो जाएगा क्योंकि टाइम बढ़ेगा, अंदर कोलिशन हो रहा है। इसका आप दूसरा डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस का, इट अपोजेस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप इसका बहुत सारे इसके डेफिनेशन आप कहीं से भी याद रखो, पर आपको याद ये रखना है कि रेजिस्टेंस की वजह से करंट कम होता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और होपफुली आपको इतना समझ में आएगा। आगे हम इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, इसके फॉर्मूले के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज़ आपको दिखेगी कि यहाँ पे ओम्स लॉ आएगा। ओम्स लॉ शायद आपको पता है, लोअर क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा है कि ओम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब ये प्रोपोर्शनल साइन निकलता है तो ये आता है, एक कांस्टेंट लाता है, और वो कांस्टेंट को हम बोलते हैं R, एंड यही होता है रेजिस्टेंस, राइट। तो जो ये रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाइए, V बाय I। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का। इसके यूनिट जो होता है वो होता है ओम्स, राइट। ओम इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेरे पास अगर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो उसको मैं दो तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मेरे पास दो रेजिस्टर्स है, तो रेजिस्टर का सिंबल तो ये होता है। अगर मेरे पास दो ऐसे रेजिस्टर है तो मैं उनको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ या उनको मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। दो तरीके हैं रेजिस्टर को कनेक्ट करने के। इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंसेस डिवाइड हो जाते हैं। देखो यहाँ पे गलती क्या है, दिस इज 1/Rp। जैसे अगर ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम्स रेजिस्टेंस है, तो आंसर आपका आ जाएगा टोटल इज 4 ओम्स रेजिस्टेंस। पर यहाँ पे अगर ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये अगर 3 ओम्स रेजिस्टेंस है, इनका आंसर 4 नहीं होगा, क्योंकि इनका आंसर होगा 1/Rp। 1/Rp इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/3।
इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, मतलब आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट में। देखिए आपका रेजिस्टेंस पहले वाले केस में 4 हो गया, अभी वाले केस में 1 हो गया, 1 पॉइंट में आ गया, तो रेजिस्टेंस आपका कम होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखना फॉर्मूला दोनों का, क्योंकि ये चीज़ें आपके छोटे छोटे जगह पे पूछी जाती हैं जहाँ पे यूज़ करना होता है इसे, तो आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा। अच्छा, अब इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो कि है सबसे पहले जंक्शन। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा जंक्शन क्या होता है। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती हैं, 3 डेफिनेशन मैं इसको बोल सकता हूँ। पहले देखिए, ये सपोज यहाँ पे एक मेरे पास कंडक्टर था जहाँ से मैंने 3 एम्पियर करंट भेजा और उसको मैंने नीचे ऐसे 2 और कंडक्टर लगा दिए, तो आपको दिख रहा होगा क्या होने वाला है। होने वाला ऐसा है कि ये जो करंट है ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से चला जाए 1 एम्पियर और हो सकता है यहाँ से चला जाए 2 एम्पियर। हो सकता है यहाँ से दोनों से इक्वल जाए 1.5 डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है। देखो 1 एम्पियर जा रहा है मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बिकॉज करंट को वो ज़्यादा अपनी तरफ नहीं ला रहा है, तो आप पुश कर रहा है। यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है मतलब करंट ज़्यादा जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कम है इसका। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे करंट स्प्लिट हो गया, तो इस पॉइंट को मैं जंक्शन बोलूँगा। या ऐसा हो सकता है कि जहाँ से 2 कंडक्टर आ रहे थे, एक में था 5 एम्पियर और दूसरे में था 3 एम्पियर, ये दोनों एक जगह पे ज्वाइंट हो गए, तो अब बताइए इसमें से कितना करंट जाएगा। तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली 8 एम्पियर जाएगा। तो जंक्शन का दूसरा डेफिनेशन हो सकता है कि जहाँ पे करंट मर्ज होते हैं। और तीसरा डेफिनेशन आपका ये हो सकता है कि भाई साहब अगर जंक्शन की बात करूँ तो वहाँ पे 3 चीज़ें कनेक्टेड है। ये क्या है, जिसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये जो है वो कंडक्टर है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर्स एक साथ कनेक्ट होते हैं उसे भी हम जंक्शन बोलते हैं। तो 3 चीज़ें आप डेफिनेशन याद रखना, जहाँ पे पहला जंक्शन वो पॉइंट कहलाता है जहाँ पे करंट स्प्लिट हो, दूसरा वो पॉइंट कहलाता है जहाँ पे करंट मर्ज हो, और तीसरा जहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर्स एक साथ कनेक्टेड हो उसे भी हम जंक्शन कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड एज जंक्शन। मतलब जो मैंने आपको बताया था उसका देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था उसमें से देखा जाए तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला आपका तीसरा वाला ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर, राइट। अगर मैं दूसरे डेफिनेशन की बात करूँ तो ये देखिए क्या लिखा गया, इट इज़ एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर करंट कैन स्प्लिट। जहाँ पे करंट स्प्लिट होता है, मतलब ये आपका पहला वाला है। और इसमें मैंने जो है वो सेकंड तो लिखा ही नहीं है, कि आप सेकंड भी लिख सकते हो कि अ पॉइंट वेयर करंट कैन मर्ज इज कॉल्ड एज जंक्शन। तो इसमें 3 डेफिनेशंस हैं, आप तीनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन याद रखें, उसे एग्जाम में लिखें, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। आगे आते हैं, जंक्शन हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं एक नए कंसेप्ट पे जिसका नाम है लूप। लूप से आपको समझ में आ रहा होगा, समझ आप लूप तो हम पढ़ते हैं तो क्लोज लूप या ऐसा पढ़ते हैं, तो लूप मतलब ही क्लोज ही होता है। पर यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो जहाँ पे करंट फ्लो होगा उस लूप के बारे में बात करेंगे। तो करंट कभी भी फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो मैं एक सर्किट बना लेता हूँ आपके लिए। देखिए ये एक सर्किट है, ठीक है, जहाँ पे एक सपोज एक बैटरी लगी हुई है। तो क्या मैं इसे क्लोज लूप बोल सकता हूँ? जैसे ये ए बी सी और डी है। अगर मैंने करंट को यहाँ से भेजा, ए पॉइंट से सपोज भेजा, तो क्या ये पूरे पाथ में वो जा सकता है आराम से? तो आपका आंसर होगा सर ये आराम से चला जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ लूप क्या होता है। बिकॉज करंट के बारे में बात करो तो ऑफ वो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करें। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लूप को कैसे डिफाइन करें। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए या उसी पॉइंट तक आने के लिए अगर आप किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करते, मतलब आपने करंट भेजा और वो करंट आप तक आ जाएगा आराम से, तो उसको बोला जाता है लूप। जैसे इसमें एक लूप है,
ए कौन सा लूप है, लूप का नाम होगा ए बी सी ए, अच्छा डी है तो ए बी सी डी और ए, आपने जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे आप पहुंच गए। तो इसमें इस सर्किट में एक लूप है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नाउ टेल मी इसमें कितने लूप हैं। तो आपका आंसर होगा सर एक भी लूप नहीं है, क्योंकि करंट को अगर मैं यहां से भेजूं तो आगे जा ही नहीं पाएगा, अगर मैं वो पीछे भी आता है तो भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा तो यहाँ पे लूप नहीं बन रहा। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं, इस सर्किट में आप बताइए कितने लूप हैं। नो चीटिंग्स, आप बस यहाँ पे एरो और नंबर पे ध्यान मत देना, अगर आप नंबर पे ध्यान दोगे आपको आंसर वैसे ही आ जाएगा। यस देयर आर 3 लूप्स, मगर अब क्वेश्चन ये है कि लूप कैसे। जिनको समझ में आ गया होगा वो इस चीज को समझ चुके हैं, और जिनको नहीं समझ में आया कि इसमें 3 लूप कैसे होंगे उनको मैं समझा देता हूं। देखिए, एक तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ऐसे करंट जाएगा, यहाँ पे नीचे जाएगा, यहाँ से जाके यहाँ तक आ सकता है, ये पहला लूप। दूसरा लूप बन सकता है, अगर करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से जाके फिर यहाँ से आके और उसके बाद फिर यहाँ से आके फिर यहाँ पे आ सकता है, ये दूसरा लूप बनेगा। तीसरा लूप क्या बन सकता है, जरा सोच के देखिए, अगर यहाँ से आ रहा है तो ये पूरा बड़े को पाथ को फॉलो करके फिर से यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे 3 लूप बनेंगे। और अगर मैं नाम की बात करूं तो देखिए, अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, ये अगर डी है, ये ई है और ये एफ है, तो मुझे बताइए इसमें कितने लूप होंगे। तो लूप होगा, पहला लूप कहलाएगा, लूप 1 कहलाएगा ए बी ई एफ ए, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होना है, ये चीज याद रखना, दिस इज फर्स्ट लूप। सेकेंड लूप क्या होगा, ध्यान से मुझे बताइए, बी सी डी ई एंड बी। एंड थर्ड लूप क्या होगा, ए, आप डायरेक्ट बड़े बड़े नाम भी लिख सकते हो, ए या पूरा भी लिख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ ए, मतलब ये बड़ा सा। तो ये इसमें 3 लूप है, पहला लूप, सेकेंड लूप एंड थर्ड लूप। आपको समझ में आ गया होगा लूप क्या होता है। तो लूप होता है एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में जो क्लोज्ड पाथ होता है उसी को हम बोलते हैं लूप, याद रहेगा आपको। सो एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क और इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज लूप। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांच। मैं आपको बता देता हूं ब्रांच क्या होता है। तो देखिए, ब्रांच बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं, उसके बाद आपको ब्रांच फटाफट समझ में आ जाएगा ब्रांच क्या है। देखिए, ब्रांच क्या होता है कि आपके पास एक कोई भी, जैसे यही सर्किट है, इस सर्किट में आपको पता है कि कितने लूप हैं, देयर आर 3 लूप्स। ब्रांच क्या होता है और ब्रांच और लूप में क्या डिफरेंस है, इसमें कितने जंक्शन है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कितने जंक्शन है इसमें, बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। कम ऑन टेल मी हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप बोलोगे सर इसमें 2 जंक्शन है। कौन से सर, ये बी वाला दिख रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे करंट स्प्लिट हो सकता है, और ये ई वाला दिख रहा है जहाँ पे करंट स्प्लिट हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे 2 ब्रांच हैं। अच्छा, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक आने के लिए आप जो पाथ फॉलो करते हैं उसी को ब्रांच बोला जाता है। तो मुझे बताइए, अगर मुझे बी से ई आना है तो मैं कहाँ कहाँ से जा सकता हूँ। पहले तो मैं ऐसे जाऊँगा, तो एक ये ब्रांच हो गया, मतलब ब्रांच बी ए एफ ई। याद रखना, आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना है, तो यहाँ पे कभी भी बी से बी नहीं होगा, बी से बी होगा, दैट इज लूप। तो यहाँ पे लूप नहीं है, ये ब्रांच है, तो ये डिफरेंस होता है, जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे ख़त्म नहीं होता। दूसरा कौन सा हो सकता है, ये वाला जिसका नाम है बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये दूसरा ब्रांच होगा। तीसरा ब्रांच क्या हो सकता है, डायरेक्ट बी से ई। तो ये ब्रांच होते हैं। ब्रांच मतलब होता है, अ ब्रांच इज एनी पार्ट इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन 2 जंक्शन। 2 जंक्शन के बीच में जो भी पाथ होते हैं, इलेक्ट्रिक पाथ होता है, उसे हम ब्रांच बोलते हैं। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पे जाने के लिए आपको जो भी
पाथ फॉलो करोगे आप, उस पाथ को ही हम बोलते हैं ब्रांच। लास्ट इसके टॉपिक पे आते हैं, आज के मॉड्यूल के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक नेटवर्क का मतलब होता है ये जो आगे की मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूं, ये सर्किट ही है, इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो बहुत ही सिंपल सा ही है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ये इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक नेटवर्क एक कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, जहां पे जैसे रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ पे कैपेसिटर भी लगे हो। तो रेजिस्टर, कैपेसिटर या एंड ईएमएफ मतलब सोर्स, जो पावर का सोर्स है, ये अगर साथ में कनेक्टेड है एक साथ, तो समझ जा रहा हो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है या इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। तो डिफाइन कैसे करें इसे हम? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ, बिकॉज बैटरी को यहाँ पे ईएमएफ बोला गया है, टोटल पावर। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ये नोट्स है जो कि आप अगर आप बुक से देखोगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। मैंने काफ़ी बुक्स रेफर करके नोट्स बनाई है, तो आप ये नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें हमने कवर किया रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर हमने कवर किया फर्स्ट, सेकेंड हमने कवर किया कि भाई लूप क्या होता है, थर्ड कवर किया हमने कि जंक्शन क्या होता है। सीक्वेंस आगे पीछे मैंने लिखा है, जंक्शन पहले कवर किया था। एनीवेज, फोर्थ जो हमने कवर किया वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है। और एक और जो लास्ट में ब्रांच हमने पढ़ा, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के पहले ब्रांच पढ़ा, तो ये हमने ये 5 चीज़ें आज कवर की: रेजिस्टेंस, लूप, जंक्शन, ब्रांच एंड इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर आपको ये पांचों चीज़ें समझ में आई होगी तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं इस सीरीज़ के थर्ड मॉड्यूल में मिलेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका बहुत ही ज़्यादा आने वाला एग्ज़ाम में क्वेश्चन। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ये या किसी भी बोर्ड से हैं, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो आपके एग्ज़ाम में 99% आने वाला क्वेश्चन है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।